हेलो एंड वेलकम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम या चुनावी बॉन्ड योजना। ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में है हाल फिलहाल में, और कई सारे जो कानून के जानकार हैं उनने इसमें कई सारी टिप्पणियां दी हैं, और ये जो मुद्दा है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कई अपने इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन से रिलेटेड है, और कोई भी चुनाव जो होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, उनके कैंडिडेट्स होते हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके कैंडिडेट्स को चुनाव प्रचार करने के लिए और अपने जो पार्टी स्ट्रक्चर है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए और चुनाव के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत होती है। तो वो फंड्स उन्हें कई सारे उनके सपोर्टर्स या उन जो दानकर्ता हैं, जो आपके और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो दान करके फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके अकाउंट में। तो ये तो चुनावी बॉन्ड से पहले की प्रोसेस हुआ करती थी। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की। तो इस योजना को लाने के लिए उन्होंने मनी बिल का इस्तेमाल किया। मनी बिल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया, जिसमें कुछ शर्तें थी कि 2000 रुपये तक ही कैश में चंदा लिया जा सकता है, और उससे अधिक अगर चंदा लिया जा रहा है तो उसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना अनिवार्य होगा। और इस स्कीम की शुरुआत औपचारिक तौर पर 2018 से शुरू हुई। इनमें कोई भी पंजीकृत जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चंदा इस विधेयक के अनुसार ले सकती हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो चुनावी बॉन्ड है उसने जो ये कॉन्सेप्ट रहा है कि कैश में पैसा ट्रांसफ़र करने का, उस पे कई हद तक रोक लगाई है। तो अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। और तो जो ये चुनावी बॉन्ड प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है, इसमें आप 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख के मूल्य वर्ग इसमें बनाए गए हैं, और इस हिसाब से आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। इसमें जो दानदाता हैं उनकी पहचान गुप्त रहती है। तो इससे ये है कि कोई पॉलिटिकल जो रिवेंज वाली स्थिति जो बनती है, या फिर जो प्रेशराइज किया जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो दानदाता होते हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है, पूरी प्राइवेसी रखी जाती है। परंतु ये जो डेटा होता है कि किसने कितना दिया है, ये डेटा सरकार के पास एसबीआई के ज़रिए, एसबीआई में ही आप इस चुनावी बॉन्ड को खरीद सकते हैं, और वहीं से जो पैसा, जो फंड है, वो ट्रांसफ़र होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और इस बॉन्ड की जो वैधता है वो 15 दिन तक रहती है। तो इसका मतलब अगर 15 दिन तक पॉलिटिकल पार्टी ने उस फंड को कैश नहीं करवाया या अपने अकाउंट में उसको यूज़ में नहीं लाए, तो ये बॉन्ड की वैधता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चुनावी बॉन्ड के फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि हमने बात की, जो पहले जो दान किया जाता था वो आपका कैश में किया जाता था, तो उसमें जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल ही नहीं थी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जो चुनाव के स्तर पे देखी जाती हैं, वो होती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर कई सारे फेवर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो जो उनके फंड्स तैयार करते हैं और जो उनको फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं उनके लिए काफ़ी सारी रियायतें भी उनको देती हैं। तो ये पारदर्शिता का जो इशू था, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था इस पूरी जो फंड प्रोसेस है। तो ये चुनावी बॉन्ड ने पारदर्शिता को सुनिश्चित किया। और एक और मुख्य बात है वह है जवाबदेही। सो जो दान का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, क्या वो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनाव में उसका इस्तेमाल कर रही हैं, किसी और तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जवाबदेही भी इसमें तय की जाती है, और दानकर्ताओं का संरक्षण तो है ही, जिससे कोई भी जो पॉलिटिकल रिवेंज वगैरह होते हैं वो उन पे ना आ सकें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2014 के बाद डिजिटल इंडिया जो एक कैंपेन शुरू हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, तो इस इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को भी ये बढ़ावा देता है चुनावी बॉन्ड। अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि
राजनीतिक जो दल हैं उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए। तो जो रोपा एक्ट है 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसकी जो धारा 29A है उसके तहत जो पार्टियां पंजीकृत हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की योजना का फ़ायदा उठा सकती हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आम चुनाव में 1% वोट हासिल होने बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टियां हैं उनकी लोकप्रियता अवश्य होनी चाहिए। अगर वो पार्टियां लोकप्रिय नहीं हैं तो वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आम चुनाव में कम से कम 1% वोट, जो टोटल वोट पड़े हैं कम से कम 1% वोट जो है उस पार्टी को भी पड़ा होना ज़रूरी है। तो अब वर्तमान में जो हमारी चर्चाएं हैं, जो मुद्दा है वो क्या है, जो यहाँ पे देखने वाली बात है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, पहले हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरीके का होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड SBI इशू करता है और ये कुछ इस प्रकार का होता है। SBI इशू करता है इसको, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहले कैश व्यवस्था थी उसको एक बॉन्ड व्यवस्था में यहाँ पे कन्वर्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा ये जानेंगे कि जो सरकार ने आंकड़े रिलीज़ किए हैं, क्योंकि 2017 में इसकी घोषणा हुई थी और 18 से ये स्कीम लागू है। तो 2017-18 से लेके 2022-23 इस बीच कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है फंड्स इकट्ठा हुआ है, तो लगभग 9,000 करोड़ से ऊपर का फंड जो है 2017 और 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टियों के पास आया है 9,000 करोड़ का। ये हम आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो यहाँ पे टोटल लगभग 9,000 करोड़ से ऊपर का जो है फंड्स यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और यहाँ हम देखने वाली बात है कि जो बीजेपी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, लगभग 60% जो है फंडिंग बीजेपी पार्टी को हुई है और बाकी 40% ऑल अदर पार्टीज जो हैं इनको हुई है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को ही की हुई है या फिर और पार्टियों में भी, जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें भी कुछ कुछ एक पार्टी को ज़्यादा की हुई है। ये एक फैक्ट होता है कि जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, लोगों का भरोसा उस पर ज़्यादा होता है, तो उस पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसका ओपिनियन, जो उसका जो पोल रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और कई सारे लोग, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उस पार्टी को सपोर्ट करती हैं। ये बाय ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 60% लगभग बीजेपी के पास है और 40% जो ऑल अदर पार्टीज के पास है। तो यहाँ पे जो अभी चर्चाएं रही हैं, प्रेजेंट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। सो इंडिया सुप्रीम कोर्ट बैन्स इलेक्टोरल बॉन्ड which let BJP and other parties collect anonymous donations। तो यहाँ पे तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि वर्तमान जो चर्चा है और जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, इसके पीछे क्या कारण रहे थे। तो एक तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 का उल्लंघन, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, जिसमें कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको लेके ये अनुच्छेद है। इसमें ये तर्क दिया गया है कि जो मतदाता जो हैं, जो वोट करते हैं, मतदाताओं का भी अधिकार होता है कि जो दान करता है वो कौन है, क्या है, उनको ये जानने का अधिकार है। तो जो अनुच्छेद 19 है उसका उल्लंघन, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें कई सारे हमारे पास मौलिक अधिकार उसमें हैं। तो ये उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और सरकार तक जो दान करता है उनका डेटा सरकार के पास होता है, SBI के जरिए सरकार के पास होता है। तो अब यहाँ पे है कि इस डेटा का किस प्रकार से यूज़ या मिसयूज़ होने के जो चांसेस हैं, उस पे जो कोर्ट है, उस पे कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। कोर्ट की ये भी एक चिंता है उसमें। और एक मुख्य बात ये भी है कि दान की कोई लिमिट नहीं है।
जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे करते करते एक लिमिट सेट नहीं की गई कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फंड उसके बाद नहीं मिलना चाहिए। ये कोई इसमें लिमिटेशंस या टॉलरेंस कुछ नहीं दिया गया है। तो ये अनलिमिटेड चीज़ है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा भी लगभग 9,000 करोड़ के आसपास फंड इकट्ठा हुए हैं। सो यहाँ पे दान की उपयोगिता पे भी सवाल है कि ये जो फंड्स इतने सारे आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल ये किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपने इन्फ्लुएंस को और मजबूत करने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, जिसको वो प्राइवेट एजेंसियों की भी हेल्प करते हैं उसमें, उनको ग्रो करने में। जैसे कि प्रेजेंटली ये देखा गया है कि जो मीडिया है, मीडिया को कंट्रोल अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई करता है, तो क्योंकि मीडिया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है लोगों के ऊपर, तो ये भी देखने वाली बात है कि कहीं ये पैसा उस पर्पस के लिए इस्तेमाल तो नहीं रहा है जिसमें आप वोटर्स को निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दान की उपयोगिता पर सवाल है। और साथ ही साथ ध्रुवीकरण एवं अन्य अनियमितताएं भी हैं, जैसे कि किसी एक जो कैंडिडेट को या फिर किसी एक ही पार्टी या एक ही उस जो वो पार्टी जिस समुदाय या जिस आइडियोलॉजी पे अपना फोकस रखती है, तो उसका ध्रुवीकरण होना। और जो बाकी चीज़ें हैं जो भी काफ़ी लोकतांत्रिक देश में काफ़ी और चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक चीज़ की ओर को ज़्यादा ध्यान देना, वो ध्रुवीकरण कहलाता है। तो वो ध्रुवीकरण की समस्या भी यहाँ देखने को मिली है। और जो बड़े दानकर्ता हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, ये देखने को मिला है कि काफ़ी सारे जो जो प्राइवेट ओनरशिप जिनके पास है, जो काफ़ी ज़्यादा दान करते हैं, उनको वरीयताएँ मिलती हैं। गवर्नमेंट उनको ज़्यादा रियायतें भी देती है, और उनको जो टैक्स में छूट वगैरह, या फिर जो अगर कहीं पे उनको क्लियरेंस चाहिए किसी चीज़ का, और तो ये सब चीज़ें उनको आसानी से मिल जाती हैं। तो कम मुनाफे वाली कंपनी एवं विदेशी कंपनियों का दान। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी फॉरेन फंड्स यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करने के लिए या उनको फंड करने के लिए ये नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं, अगर वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदती हैं और उन विदेशी कंपनियां के जो मालिक हैं वो अदर कंट्रीज़ के हैं, तो एक प्रकार से एक प्रकार का इनडायरेक्ट जो है फंडिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जो हो रही है, तो ये भी उस सिद्धांत के खिलाफ जाता है कि फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ ये देखने वाली बात या इस बीच ये भी थी कि जो कम मुनाफे वाली कंपनी है, जिनका ऑलरेडी लॉस में जो चल रही है, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपका खरीद रही है बड़े पैमाने पे। तो जो कंपनी खुद ही इतना घाटे पे चल रही है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों खरीदेगी? तो ये शेल कंपनीज हैं, जो फर्जी कंपनियां हैं, जो फंडिंग करने के काम आती हैं, तो उनका भी यहाँ पे देखा गया है कि उनका भी बेस काफ़ी बड़ा है, वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनियमितता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो आगे आने वाले कुछ और लेक्चरों पे हम इस पे और गहराई से जाएंगे और देखेंगे कि क्या नए डेवलपमेंट्स इस पे हुए हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, और 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं, जो कि अप्रैल 19 अप्रैल से पहला चरण जो आपका स्टार्ट होगा, और जून 1 तक आपका 7 चरण में ये पूरा का पूरा इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो इस स्कीम पे और क्या क्या हम चीज़ें हमारे पे समझने वाली हैं, इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे, और क्या नए इसमें जो टिप्पणियाँ जो दी गई हैं कोर्ट के द्वारा, उस पे भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।